नमस्कार, मैं प्रकाश भटनागर। आप देख रहे हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम राजनीति के राज, प्रकाश भटनागर के साथ यानी मेरे साथ। आज बात करेंगे बीजेपी के शून्य से शिखर तक पहुंचने वाले सफ़र की। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी 1990 से बीजेपी के देश भर में ही मजबूत होने की शुरुआत हुई। फिर मध्य प्रदेश में तो उसका संगठन देश की ताकतवर इकाइयों में एक माना जाता था। 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के बाद से 1990 एक ऐसा साल था जब प्रदेश में पहली बार बीजेपी ने अपने दम पर बहुमत से सरकार बनाई। हालांकि तब जनता दल से उसका गठबंधन था, लेकिन बहुमत वो अकेले ही अपने दम पर लेकर आई। उससे पहले केवल 2 मौके ऐसे आए जब बीजेपी और उसकी पूर्ववर्ती जनसंघ को सत्ता में भागीदारी करने का मौका मिला। एक संवित सरकार में और दूसरा इमरजेंसी के बाद तमाम गैर कांग्रेसी दलों के विलय से बनी जनता पार्टी सरकार के दौरान। लेकिन 19वीं सदी बीजेपी के लिए कभी फलदायी रही ही नहीं, न तो उसकी भागीदारी वाली और ना खुद उसकी अपने दम पर बनी सरकार के दौरान एक बार भी ये सरकारें 5 साल का तयशुदा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाईं। संवित सरकार में जनसंघ सबसे बड़ा दल था, लेकिन उसे उप मुख्यमंत्री का पद मिला। कांग्रेस से टूटे घड़े के ठाकुर गोविंद नारायण सिंह मुख्यमंत्री और जनसंघ के वीरेंद्र कुमार सकलेचा उप मुख्यमंत्री बने। राजमाता श्रीमती विजया राजे सिंधिया के सहयोग से बनी यह सरकार लंबी नहीं चली और तय समय से पहले ही गिर गई। इमरजेंसी हटने के बाद 1977 में प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनी। इसका सबसे बड़ा घटक जनसंघ था, लिहाजा पहले कैलाश जोशी, फिर वीरेंद्र कुमार सकलेचा और फिर महीने भर के लिए सुंदरलाल पटवा को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। ये तीनों नेता खांटी जनसंघी थे। जनता पार्टी में विलय हुए दलों में मची कलह के बाद पहले दिल्ली में मोरारजी देसाई की सरकार गिरी। 3 साल बाद ही इंदिरा गांधी की कांग्रेस ने दिल्ली की सत्ता पर फिर कब्जा कर लिया। सभी राज्यों में जनता पार्टी की सरकारों को भंग कर दिया गया। लिहाजा मध्य प्रदेश में भी यह सरकार गिरी। सत्ता पर एक बार फिर कांग्रेस काबिज हो चुकी थी। बीजेपी के लिए फिर 10 साल का इंतजार सामने खड़ा था। भारतीय राजनीति को 2 हिस्सों में देखा जाना चाहिए। एक हिस्सा वर्ष 2000 पहले की राजनीति का है और एक दूसरा हिस्सा है 2000 के बाद की जो राजनीति है, खासकर मध्य प्रदेश की राजनीति। देश में हम देखेंगे तो 1989 के बाद राजनीतिक परिवर्तन आना चालू हुआ था और जो इंदिरा युग जब समाप्त हुआ, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और राजीव गांधी बोफोर्स के बाद जब सत्ता से हटे तो कांग्रेस का जो है राज्यों में कांग्रेस सिकुड़ना चालू हुई थी। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी तो जो है जनता पार्टी टूटने के बाद बनी, 80 के दशक में बनी, लेकिन उसके पहले भारतीय जनसंघ और जनता पार्टी अलग अलग नाम से जो है भारतीय जनता पार्टी में जो है सक्रिय चेहरे वो राजनीति करते रहे हैं। तो बार बार सिंबल बदलने से या जो है पहचान के कारण जो मुकाम या जो सफलता आज भारतीय जनता पार्टी को हमको दिखाई दे रही है वो 2000 के पहले नहीं मिल पाई थी। हमने देखा था कि 90 में एक दौर जरूर ऐसा आया था कि 1990 से 92 तक जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में रही थी तो उसका असर कहीं ना कहीं बोफोर्स का असर था। कांग्रेस के प्रधानमंत्री पर जो आरोप लगे थे, राजीव गांधी पर जो आरोप लगे थे, उसका असर था कि पूरे देश में कांग्रेस की सरकारों का पतन हो रहा था। लेकिन फिर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा दिन चल नहीं पाया, तो फिर ये जो दौर आया मध्य प्रदेश में हम देखेंगे कि 1998 में एक मौका था कि भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार में आने की संभावनाएं बनी थी। लेकिन जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, तत्कालीन नेताओं के बीच में जो मुख्यमंत्री बनने की जो दौड़ लगी हुई थी, उसने उसे सत्ता से काफ़ी पीछे कर दिया था। तो जो 98 में मिलनी चाहिए थी वो सफलता 2003 में मिली। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के बजाय जो दिग्विजय सिंह सरकार की जो असफलताएं थी, जो विकास मुद्दा था, जिसे जो है बिजली सड़क पानी कहते हैं, बीएसपी जिसे कहा जाता है, बीएसपी का पॉलिटिकल मीनिंग भी था कि बीएसपी के कारण कांग्रेस को नुकसान होता था। तो इसके कारण जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ गई।
लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कांग्रेस कमजोर हो रही है और भारतीय जनता पार्टी लगातार ताकतवर होती जा रही है, तो स्थितियां बिल्कुल अब बदल चुकी हैं। जाहिर है कांग्रेस के नेताओं में भी रह रहकर खूब खटर पटर चली। कैलाश नाथ काटजू से लेकर द्वारका प्रसाद मिश्रा और गोविंद नारायण सिंह के बीच तलवारें खिंची रही। अर्जुन सिंह कहीं मोतीलाल वोरा तो कहीं श्यामाचरण शुक्ल से उलझते रहे, मगर एक फैक्टर कॉमन रहा, वह यह कि नेताओं के इस मनमुटाव का कांग्रेस की ताकत पर कोई विपरीत असर नहीं हुआ। कारण तब तक प्रदेश में विपक्ष के तौर पर बीजेपी मजबूत तो हो रही थी, लेकिन उसे कांग्रेस का विकल्प नहीं माना गया था और इस विकल्पहीनता के कारण मतदाताओं के लिए कांग्रेस की सरकारों को चुनना एक तरह से उनकी मजबूरी ही था। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद का समय पूरे देश में ही बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा निराश होने का दौर था। देश भर में वो केवल 2 लोकसभा सीटें जीत सकी थी, मध्य प्रदेश में एक भी नहीं। ग्वालियर से अटल जी तक चुनाव हार गए थे। कांग्रेस के प्रति देश के समर्थन का यह चरम था। देश में इससे पहले कांग्रेस को ऐसा समर्थन कभी नहीं मिला, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को भी नहीं। जाहिर है यह इंदिरा गांधी की हत्या से देश भर में उपजी सहानुभूति थी। यह दौर राजीव गांधी की लोकप्रियता का भी था, लिहाजा बस कुछ ही अरसे में फिर कांग्रेस और राजीव गांधी की यह लोकप्रियता घटने लगी। पहले शाहबानो प्रकरण में राजीव सरकार का सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद में पलटना, फिर अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलना और फिर बोफोर्स तोप सौदे में दलाली के आरोप। इन सब घटनाओं ने देश में कांग्रेस के विरोध में माहौल बनाना तैयार किया। राम मंदिर आंदोलन को बीजेपी के खुलकर समर्थन देने की रणनीति ने उसकी खोई राजनीतिक ताकत ही नहीं लौटाई, बल्कि अब उसकी यह ताकत बढ़ने भी लगी। लिहाजा इसका फ़ायदा बीजेपी को मध्य प्रदेश में तो होना ही था। 1990 में बीजेपी ने पहली बार मध्य प्रदेश में अपने खुद के दम पर सरकार बना ली। इस बार मुख्यमंत्री बनने के लिए सुंदरलाल पटवा और कैलाश जोशी आमने सामने थे, लेकिन बाजी लगी पटवा के हाथ। बहुमत की इस सरकार के साथ ही बीजेपी के शीर्ष नेताओं में गुटबाजी और कलह का दौर साथ में ही शुरू हो गया। यह वो दौर था जब बीजेपी की ताकत बढ़ने के साथ
जोशी, वीरेंद्र कुमार के विधानसभा चुनाव में किया था। तो बीजेपी अगर किसान कर्ज माफ़ी के वादे में तब फेल हो गई थी तो क्या कांग्रेस आज पास हो पाई है? यह एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब प्रदेश को जल्दी ही मिल जाएगा। 27 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस 10 दिन में किसानों का 2 लाख रुपए कर्ज माफ़ करने का वादा करके भी सत्ता के किनारे पर आकर अटक गई। लेकिन तब बीजेपी के साथ ऐसा नहीं हुआ था। उसे पहली बार 320 सीटों में से 219 सीटें जीतकर अपने दम पर सत्ता मिली थी। इसमें राम मंदिर आंदोलन के साथ किसान कर्ज माफ़ी का तड़का भी साथ में लगा था। तो 90 के दशक में बीजेपी का वोट प्रतिशत तो प्रदेश में बढ़ता रहा, लेकिन सत्ता की चाबी उसे हासिल नहीं हो पाई। और 2000 के दशक में हुए विधानसभा के दोनों चुनावों में बीजेपी इस मुगालते में रही कि सत्ता तो बस अब उसे मिलने ही वाली है। लिहाजा बीजेपी के नेता बिना सत्ता हाथ में आए सत्ता की उम्मीद में ही सिर फुटव्वल करते चले गए। जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई, उसकी जो मुख्य वजह थी वो थी कि जो 90 की सरकार के समय भाजपा ने जो वादे किए थे किसानों के कर्ज मुक्ति का, क्योंकि 90 में बीजेपी को एक प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी विजय हुई थी, तब उस समय उनका नारा था भाजपा का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ। इसके अलावा किसान कर्ज मुक्ति के अलावा दूसरा था उनका अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त करना और बेरोजगारों को रोजगार भत्ता। ये कुछ ऐसे डिमांड थी जैसे वो वादे थे जिनको पूरा नहीं किया। उसका असर आप देखिए कि 1990 में भारतीय जनता पार्टी ने अपना राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा अभियान जो उनका राम जन्मभूमि का था वो 92 में उसके लिए बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हो गया। इसके बावजूद 93 में बीजेपी सरकार नहीं बना पाई। अब हम यदि 98 की बात करें, 98 में बीजेपी के लिए बहुत अच्छे अवसर थे। सबको लग रहा था बीजेपी की सरकार बन जाएगी। बीजेपी के तमाम जो सर्वे भी उस समय जितने सर्वे हुए सब में बीजेपी को कांग्रेस से बढ़त दिखाई जा रही थी, लेकिन बीजेपी अपनी गुटबाजी के चक्कर में हार गई। उस समय बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को लग रहा था कि सरकार बन रही है, तो 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री डिक्लेयर हो गए, गृह मंत्री डिक्लेयर हो गए, उद्योग मंत्री डिक्लेयर हो गए। उसका असर ये हुआ कि बड़े नेताओं ने एक दूसरे को हराने के लिए पूरी कोशिश कर दी और कई बड़े नेता उस समय आप देखिए, कैलाश जोशी हो, विक्रम वर्मा हो, हिम्मत कोठारी हो, डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार हो, तमाम बड़े नेता चुनाव हार गए और 98 में एक बार फिर दिग्विजय सिंह को सत्ता मिल गई, जबकि पूरा माहौल उनके प्रतिकूल था। ऐसी कोई दूर दूर तक संभावना नहीं थी जिससे लग सकता कि बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने सरकार बना ली। तो ये दो मुख्य वजह है जिनके कारण 93 में भी और 98 में भी भाजपा सरकार से वंचित है। 1998 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी इस भ्रम का शिकार
और वे पटवा से हार गए। हालांकि अगले लोकसभा चुनाव में उन्होंने पटवा को फिर हरा दिया। 1996 में प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष पीवी नरसिम्हा राव ने कमलनाथ, माधवराव सिंधिया और अर्जुन सिंह को कांग्रेस से टिकट नहीं दिया था। अर्जुन सिंह और माधवराव सिंधिया ने तो क्षेत्रीय पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा, लेकिन कमलनाथ ने अपनी पत्नी अलकानाथ को मैदान में उतार दिया था। इसके बाद पटवा होशंगाबाद से लोकसभा चुनाव लड़कर अटल जी की सरकार में केंद्रीय मंत्री बने। जाहिर है यह पटवा को मध्य प्रदेश की राजनीति से हटाकर दिल्ली में स्थापित करने का दौर था, लेकिन पटवा जी का मोह मध्य प्रदेश से छूटे नहीं छूट रहा था। तो कुलीनों के कुनबे की कलह ने आखिर मजबूत होती जा रही पार्टी को लगातार राज्य की सत्ता से दूर रखा। लोकसभा का हर चुनाव बता रहा था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। लिहाजा तब मध्य प्रदेश में सत्ता के लगातार 5 साल पूरे कर रहे मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को भी लगता था कि सत्ता में दोबारा लौटना कठिन है। लेकिन 1998 में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की संख्या बीजेपी में बढ़ती जा रही थी। अब अकेले सुंदरलाल पटवा या कैलाश जोशी ही लाइन में नहीं थे, विक्रम वर्मा भी एक सशक्त दावेदार बनकर उभरते जा रहे थे। वे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। विपक्ष के नेता के तौर पर विधानसभा में उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी प्रभावी और असरदार थी। लेकिन 1998 में विधानसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी की उम्मीदों के विपरीत ही नहीं आए, बल्कि उसके दिग्गज नेता चुनाव मैदान में खेत रहे। कैलाश जोशी और विक्रम वर्मा खुद चुनाव हार गए, लेकिन विधानसभा का चुनाव लड़ रहे पटवा फिर चुनाव जीत गए। लेकिन मुख्यमंत्री के लिए तो कुर्सी कांग्रेस के लिए आरक्षित हो चुकी थी। तो फिर तमाम विपरीत होती जा रही परिस्थितियों के बीच बीजेपी ने 2003 में पासा कैसे पलटा? कैसे ऐसा संभव हुआ कि बीजेपी की सरकार ने नई सदी में न सिर्फ 5 साल पूरे सरकार चलाई, बल्कि वो लगातार चुनाव जीतती चली गई? जानेंगे अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए अनादि टीवी।